नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार में शपथ ले ली है। वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। एक बार जनता को दिखा दीजिए भाई। जबरदस्त जोश के साथ आज यहाँ पर मौजूद युवा है जो अपने अपने सवाल भी दागेंगे और इसी के साथ उनका उत्साह देखने लायक है। बिहार की जनता ने लेकिन अपना उत्साह दिखा दिया है। एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में आया है। मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्ट है जो हम आपको दिखाएंगे। सामाजिक प्रतिनिधित्व के नजरिए से भी आप देखिए तो चाहे वो ओबीसी है, ईबीसी है, सवर्ण है, सबका जिस तरह से प्रतिनिधित्व हुआ है उसकी सुबह से चर्चा हो रही है। महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व हुआ है उस पर सबसे पहला सवाल मैं ही पूछूंगी। लेकिन आज यहाँ पर जो मौजूदा लोग हैं वो सब देखें। ये तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं, ये रिपोर्ट दिखाएंगे। गमछा ने गर्दा उड़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद बिहार में दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जाते ही कहा था बिहार ने गर्दा उड़ा दिया। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां मंच पर मौजूद थे तो उन्होंने गमछा हिलाया चारों तरफ से। इससे पहले देखिए बिहार की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से अपना एक संदेश दे रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह में स्टेज में गमछा लहराकर, एक ठेठ संस्कार जो बिहार का है। क्योंकि देखिए इस गमछे से जुड़ाव है वहां पर। यह गमछा मुरैठा भी बनता है जब सिर में बांध लिया जाता है। यही गमछा आपको पसीना सोखने के लिए भी काम आता है जब आप कड़ी मेहनत करते हैं। यही गमछा आपको धूप छांव हर जगह पर काम आता है और इसीलिए गमछे से बड़ा जुड़ाव है वहां पर लोगों का। एक राजनीतिक स्टेटमेंट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे दिखाते हुए, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से आप देखिए तो एनडीए की बम्पर जीत और फिर वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर बार जीत के बाद दिल्ली से लेकर पटना तक ये गमछा लहराना। क्या गमछे ने गर्दा उड़ा दिया? जो ठेठ तरीका दिखा एनडीए का वो कहीं ना कहीं बाजी मार पाया। इसी पर आज चर्चा करेंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और संगीत रागी जी, संघ समर्थक और संघ विचारक और राजनीतिक विश्लेषक। 2-3 भूमिका है इनकी, वैसे प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते हैं। आइए आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरू। एक बिहारी सब पर भारी यूं नहीं कहते, ये उसका अंदाज है जो कुछ खास है। और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी संस्कार में कुछ यूं रंग जाते हैं, कुछ यूं ढल जाते हैं, कुछ यूं घुल जाते हैं कि बिहार सोचता है कि देश का प्रधानमंत्री उन्हीं की तरह सोचता है, उन्हीं जैसा है, उन्हीं का अपना है। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ने गमछा लहराकर बिहार की संस्कृति के साथ जुड़े रहने और निरंतर विजय पाने का मानो संदेश और संकेत दिया है। बिहार के लोगों का ये पसंदीदा एक्शन है जो खुद भी लोग यहाँ ग्रामीण परिवेश में करते आए हैं। गमछा घुमाना, गमछा गले में रखना, तो ये चीज़ यहाँ के लोग को पसंद है। और एक मैसेज भी है कि जो भी विरोधी हम लोग के आसपास फटकने का कोशिश करेगा उसको गर्दा उड़ा दिया जाएगा। गमछा घुमाने का स्टाइल क्या दिखाता है प्रधानमंत्री का? कि जनता भाई आपकी जीत हुई है और आपने हमें जो है कि सहयोग किया, इसलिए धन्यवाद। 14 नवंबर को बिहार में एनडीए की महाविजय के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराया था। इससे पहले 22 अगस्त को गंगा नदी पर उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले अंटा सिमारिया पुल का उद्घाटन करने के बाद गमछा लहराया। ये गमछा बिहार के साथ प्रधानमंत्री का पुल बन रहा है। ये बात आरजेडी ने समझने में देर नहीं की थी। 2 नवंबर को आरजेडी ने एक फेसबुक पोस्ट किया था। इसमें 30 अक्टूबर 2025 की प्रधानमंत्री की गमछा लहराने वाली तस्वीरें और 11 नवंबर 2024 की तेजस्वी यादव की गमछा लहराने वाली तस्वीरों पर लिखा गया था। ओरिजिनल होता है जिसकी सब नकल करना चाहते हैं। मोदी जी भी दिल ही दिल में तेजस्वी यादव जी के ही फैन हैं, लेकिन बिहार ने कम से कम 25 से 30 के लिए ओरिजिनल किसे माना ये अब सब जानते हैं। और अब नई सरकार से बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा है। युवाओं के लिए काम होना चाहिए, पहले से भी काम होते रहा है। आने वाले 5 सालों में भी सरकार की योजना है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बिहार एक खूबसूरत हो, देश के मानचित्र नंबर 1 हो, उसी हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट का प्रयास कर रहे हैं। जनता का जो आशीर्वाद है एक तरह से चुनौती है हम लोग के लिए, क्योंकि बिहार को विकसित राज्यों में शामिल करना, बिहार में उद्योग धंधे खोलने हैं, बिहार को डिजिटल बिहार बनाना है। 10वीं बार नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने तो खास बनाया ही। ये समारोह एक तरह से एनडीए के शक्ति प्रदर्शन का गवाह भी बना। नीतीश कुमार की शपथ में नायडू भी आए।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, मोदी सरकार के बहुमत के आंकड़े को पूरा करने के लिए नीतीश की ही तरह जरूरी है। नायडू के अलावा एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही। उधर विपक्ष नीतीश को बधाई तो दे रहा है, लेकिन एनडीए की एकता में चिंगारी किसी तरह लगे, इस कोशिश में सदैव लगा हुआ है। हम नीतीश कुमार जी को बधाई देते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके साथ धोखा न हो और वो अपना टर्म पूरा कर पाएं और बिहार के लिए जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ उसमें से कम कुछ तो कर पाए। विपक्ष के कैंप से नीतीश कुमार को भड़काने की कोशिश चुनाव के दौरान भी हुई थी, लेकिन नीतीश कई बार साफ कर चुके हैं, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। गमछा वाले मोदी के साथ उनकी जोड़ी खूब जम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। गमछे ने गर्दा उड़ा दिया, गमछे का ताकत दिखाया। आप लोगों की बातचीत अगर आपस में खत्म हो गई हो तो सांसद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जीत के कई आप अपने तरीके से इसको रीड कर रहे हैं और ये बात सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, जो दोनों की जोड़ी की विश्वसनीयता थी, उस पर जनता ने मुहर लगाया है। लेकिन बार बार जब ये ठेठपना, ये गमछा लहराया जा रहा है तो उसके पीछे संदेश क्या है, जरा वो डिकोड कीजिए हमारे लिए। देखिए, पहला संदेश ये है कि बिहार ने ऐसा गर्दा उड़ाया कि नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए और जो 10वीं पास नहीं कर पाए उनके सितारे गर्दिश में आ गए। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, यह बिहार का पहला चुनाव था जो अमृतकाल का चुनाव था और ये बड़ा जेन जी वगैरह की जो बात करते हैं, अगर देखा जाए तो देश में आज कहा जाता है 35 साल से कम उम्र की आबादी के लोग 2/3 हैं, यानी बाय एंड लार्ज वो आबादी जिसने कि इसी दौर में अपना होश संभाला है। तो अगर आप देखें तो अमृतकाल में बिहार की जनता ने एक जनादेश दिया है कि विष बेल को फैलाने का कोई भी प्रयास इस अमृतकाल में अब सफल होने वाला नहीं है और एक नए अमृतमय, गौरवमय, स्वर्णिम भविष्य की तरफ मार्ग प्रशस्त किया गया है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो एक नजरिया यह भी है कि जो लोग बहुत आशा बांध के बैठे हुए थे, अपना पीएम भी घोषित करवा लिया था और सीएम भी घोषित करवा लिया था और तो डिप्टी सीएम भी घोषित करवा लिया था, और उसके बाद हालत यह हो गई कि नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं मिले, मतलब समझिए उतने वोट नहीं मिले, उतनी सीटें नहीं मिली। तो जिसके लिए मैं उनके लिए एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि जिंदगी की हसीन राहों में काफिले चाहत के लुट भी जाते हैं, अरे जाम को उठाने वाले सुन, जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। मगर जो कुछ बिहार के चुनाव में हुआ, बिहार में जाम पर बात करना बहुत दम मना है, वहां शराबबंदी है। वो बता रहा हूं, जाम ने ही बहुत बड़ा काम किया है। जो महिलाओं को इनको लगता है ना 10,000 रुपए के कारण से सिर्फ समर्थन, ऐसी बात नहीं है। ये जो शराबबंदी हुई उसकी वजह से घरेलू हिंसा में भारी गिरावट आई और उसने महिलाओं के मन में कॉन्फिडेंस दिया। लॉ एंड ऑर्डर के सबसे पहला जो आघात होता है वो महिला के ऊपर होता है। राह चलती महिला के साथ छेड़खानी या छीना झपटी होती है तो जात देख के नहीं होती है, तो उस कारण से महिलाओं में कॉन्फिडेंस है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस चुनाव में जो कुछ घटित हुआ ये हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए चुनाव परिणाम सुखद नहीं है, बहुत चिंता का विषय है। क्या बिहार के चुनाव में किया विपक्ष ने? प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी गई और उसका भी डिफेंस। अरे कम से कम उस पर तो साफ साफ कह देते हैं कि हम बिल्कुल उस पर कार्रवाई करते हैं। ये तो कतई किसी सभ्य संस्कृति में स्वीकार हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, कोई आके कह रहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे, मतलब किस प्रकार की आप बातें लेकर बरगलाने का प्रयास करेंगे, ये अपने आप में बहुत गंभीर चुनौती। तो तीसरे आ गए सज्जन, वो कहते हैं कि साहब सेना में ये बताइए अमुक जाति के लोग कितने, अमुक जाति के लोग कितने, 10% है। अरे मैं कहता हूं इस व्यक्ति को पता ही नहीं भारत की सेना के बारे में। सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इसमें अब कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट, इसमें सबको 10% नजर आता है। आप सोचिए, बिहार के चुनाव ने दर्शाया है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब विपक्ष की लड़ाई चुनाव लड़ने की नहीं है, चुनाव जीतने की नहीं है। इनकी स्थिति वो हो गई है कि जिसे कहते हैं कि वो एक कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पर ये तो कह रहे आंगन नहीं टेढ़ा, दीवार भी टेढ़ी है, छत भी टेढ़ी है, सब कुछ टेढ़ी है, टेढ़ा है मगर वोट न चोरी हो जाता तो वोट मेरा था। मगर ज्यादा खतरनाक बात क्या है, अब कांग्रेस पार्टी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है, जिसका उद्देश्य भारत के अंदर सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ विध्वंस करना है।
चुनाव जीतना अब उनके लिए बहुत दूर की बात हो गई है, मगर चुनाव से लेके भारत की आर्थिक चीजों से लेके हर चीज के ऊपर ये भविष्य के लिए बहुत सावधान। 2-3 बातें हम अपने दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद अगला सवाल आपसे होगा और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर मैं आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि अगर 8 ओबीसी चेहरों को आज मंत्री पद दिया गया है, 8 सवर्णों को दिया गया है, 5 ईबीसी को दिया गया है, महिलाएं सिर्फ 3 है आपके 27 में से, वोट तो उनका चाहिए, लेकिन प्रतिनिधित्व कितना आप देते हैं इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को कुछ बातें बताना चाहते हैं गमछे के इर्द गिर्द ये चर्चा क्यों, क्योंकि बिहार में इसका खास महत्व है, संस्कार से भी इसको जोड़ा जाता है, संस्कृति, सम्मान, जनभावना का प्रतीक है। और आप देखेंगे कि जो लोग, जो कामगार वर्ग है, चाहे वो किसान हो, बुजुर्ग हो, मजदूर हो, नौजवान हो, ये सब इसको पहनते हैं। राजनीतिक संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, जमीन से जुड़े नेता की छवि, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां पर जाते थे वो उसका इस्तेमाल करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में संवाद भी किया, एक ठेठ अंदाज में उन्होंने कनेक्ट बिहार के लोगों के साथ एस्टैब्लिश किया। अब सवाल यही है कि वोटर अधिकार यात्रा के साथ तो राहुल गांधी को तो एज मिला था शुरू में, सबसे पहले वो सड़क पर उतरे थे, लेकिन फिर उस जो हाइटस उन्होंने ले लिया, वहां से जो निकल लिए वो, क्या आपको नहीं लगता है कि वो एक बड़ा फैक्टर रहा? अगर आज गमछे की जीत हुई है, जिसको पीएम ऐसे लहरा रहे हैं, आप लोगों ने निजी हमला पीएम पर किया, उनकी मां पर किया, वो आपको पहले भी भारी पड़ा जब चौकीदार चोर है बोले थे, इस बार वोट चोर बोल रहे थे, दोनों आपको भारी पड़ा। इस पर आपका जवाब? हमें चुनाव आयोग हमें दे दो, सीबीआई हमें दे दो, ईडी हमें दे दो, ईसी हमें दे दो, सत्ता हमें दे दो, पैसा हमें दे दो और भ्रष्ट सोच हमें दे दो, चुनाव कौन जीत पाएगा? जिस दिन तक वोट पड़ा है उस दिन तक आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं महिलाओं के खातों में। चुनाव आयोग के क्या कर्तव्य बनता है या सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी होती है? क्या यह भ्रष्ट आचरण नहीं है? क्यों किया? चुनाव आयोग ने क्यों नहीं रोका? कोई प्रदेश की सरकार चुनाव के समय अपने वोटरों को पैसा दे के देखे, मुख्यमंत्री बर्खास्त न कर दे केंद्र की सरकार, या चुनाव आयोग रोक न लगा दे, तो कहिएगा एक केंद्रीय मंत्री भाषण दे रहे हैं कि मेरे बीजेपी के खिलाफ जो वोट देने जाए उसको वोट डालने मत देना, और कोई उस पर एक्शन नहीं होता, सवाल जवाब तक उनसे नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी जो चुनाव में बोले हैं वो हम दोहरा नहीं सकते हैं, जैसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, कट्टा कलम पता नहीं क्या क्या बोले थे, मैं नहीं बोल सकता, मैं बोल ही नहीं सकता। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो मर्यादा गरिमा के अनुरूप उनकी भाषा रहती है? थी ठीक, आप चुनाव जीत गए, सबको पता है कैसे जीते। मैं तो बार बार कह रहा हूं, और यहां जितना पैनल बैठा सबसे कह रहा हूं कि भाई एक काम कर दो, वीवीपैट लगा 18,000 करोड़ रुपए लगा के 50% 51% वोट वीवीपैट का गिन दो, बस वीवीपैट का गिन दो, अपने आप विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। लेकिन आप उसको भी नहीं गिनते हैं तो शंका होती है कि आपके दाल में कुछ तो काला है। क्यों नहीं गिनते हो? लोकतंत्र की नींव को, विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए आप वीवीपैट क्यों नहीं काउंट कर सकते हैं? आप भाषण देना शुरू करेंगे, कोई बिहार के मुद्दे को टच किया, गमछा बिहार का लहरा दिए। यही गमछा तेजस्वी लहराए थे, साल भर पहले पहन के उतरे थे, उनके खिलाफ बहस होती थी, गुंडा राज की उसकी तुलना करते थे। नौजवान बिहार के सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं, किस ले गए ट्रेन से, पंजाब से ट्रेन चली, वोटर ले गए ट्रेन से। कोरोना के मरने वालों के लिए, जो बेचारे मर रहे थे, उनको घर आने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, पैदल चल के आए, लेकिन वोट देने के लिए उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट ट्रेन में बिठा कर लाया गया। ठीक है, जवाब और वापस गए बेचारे उसी भीड़ से वो मजदूरी करने। अरे बिहार का मेधा, बिहार का नौजवान पूरे देश को नींव खड़ा कर रहा है। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल पहले टेक्निकल। चुनाव तो अभी अभी हुआ है ना, सारी मतदाता सूची सबके पास है, और एक मतदान केंद्र पे 1000 से 1200 मतदाता होते हैं। भाई दिखाओ ना, कहीं कहीं पर एक मतदान केंद्र पे क्या 100 लोगों का फोटो है एक में? दिखाओ हाँ या ना। अगर आप कह रहे हैं किसी गलत मतदान, क्या आपका बूथ लेवल एजेंट बैठ के क्या कोई ऑब्जेक्शन किया है? बोलो हाँ या ना। आप कहते हैं कि सीसीटीवी चाहिए, अभी मांग सकते हो, मांगो भाई, 45 दिन का समय है, क्यों नहीं मांग रहे हो? और आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप कहते हो 6 बजे के बाद वोटिंग हुई, दिखाओ सोशल मीडिया पे फोटो है। तुम्हारे कितने बूथ लेवल के लोगों ने कहा, बस्ता लगाने वालों ने, देखो साहब ये फोटो है, बाहर की तो सड़क पे तो फोटो लेने में किसी को रोक नहीं है, दिखाओ वीडियो।
कि कहां पे कहा गया है कि लंबी लंबी लाइन लगी हुई है? हकीकत ये, चलिए वो बात छोड़िए, मैं बताना चाहता हूं इस देश के इतिहास में यदि एकमात्र प्रधानमंत्री हुई है जिसको चुनावी धांधली के लिए कोर्ट ने दोषी सिद्ध किया है और उस कारण से उसका चुनाव रद्द किया, तो वो इनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यदि एक सरकार हुई है जिसने संसद के पटल के ऊपर घूस लेकर अपनी सरकार बचाई, 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, इनकी सरकार और इनकी कांग्रेस की सरकार बचाई गई। यदि सुप्रीम कोर्ट ने किसी के लिए, सीबीआई के लिए कहा है कि वो बंद पिंजरे का तोता है, तो कोयला घोटाले के ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा बुलाकर शपथ नाम देने के बाद कि नहीं उसको हस्तक्षेप किया जाएगा, तब लिखवाया गया, वो इनकी सरकार ने। और तो और मुलायम सिंह जी का वीडियो अवेलेबल है, जाकर कहिए कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, ये सीबीआई से उठा के अंदर करवा देती है, एनीबॉडी कैन गो एंड सर्च। लालू प्रसाद यादव जी 97 में जेल गए, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मेरे को जेल में भेजा। और तो और ये बाकी कहते हैं हमने दुरुपयोग नहीं किया, जिन्होंने पूरी संसद को बंदी बनाकर, एक एक नेता को जेल में डालकर संविधान में संशोधन कर दिए, वो आज आकर ज्ञानदेव पांडे बन के हमको समझाते हैं कि साहब हम बड़े वो हैं। और एक और बताता हूं, एकमात्र चुनाव आयुक्त जो बाद में पार्टी में शामिल होकर मंत्री बना, वो कौन थे? मनोहर सिंह गिल। और मनोहर सिंह गिल ने क्या गेम किया? अप्रैल 1999 में अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी, मई में चुनाव हो जाने चाहिए थे, क्यों नहीं हुए? मनोहर सिंह गिल उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 6 महीना पीछे ले जा सकते थे, 6 महीना ले गए, सितंबर में फिर हमारी सरकार आई और बाद में पोल खुल गई कि इनके साथ जाके गए। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, जब से मतपेटियां लूटनी बंद हो गई, इनकी सरकार आनी बंद हो गई। जब से सीसीटीवी आ गए, इनकी सरकार आनी बंद। जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए, इनकी सरकार आनी बंद। जब से ओपन मीडिया हो गया, इनकी सरकार आनी बंद। जब से साक्षरता दर 50% हो गई, इनकी सरकार आनी बंद हो गई। बिहार में कोई मतदान ऐसा नहीं होता था जब दर्जनों लोग गोली से न मारे जाते हो, 80 लोग तक गोली से मारे गए। और तो और मैं बताना चाहता हूं, राजीव गांधी जी का आखिरी चुनाव 1991 में, मतलब उनकी मृत्यु से पहले चुनाव हो चुका था, गोलियां चली थी, आरोप था राजीव गांधी के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग करने के लिए 21 लोगों पे एफआईआर हुई थी, संजय सिंह जी के पेट में गोली लगी थी। इन्हें वही वाला दिन अच्छा लगता है, और जब से ट्रांसपेरेंसी आ गई तब से नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सुनिए, 5 करोड़ मतदाता, सवाल सुन लीजिए, 5 करोड़ मतदाता जो निकले वोट डालने के लिए, वो तो उस प्रणाली में विश्वास रखते हैं ना, उनके तो चेहरे का मिलान हुआ होगा, उनका वोटर आईडी कार्ड देखा गया, उन्होंने वोट किया, सबका जवाब देना। पहले सब फर्जी कैसे हो सकते हैं? सुधांशु जी बहुत झूठ बोलते हैं, खूब झूठ बोलते हैं, इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि सत्य को घबराहट होने लगती है। अरे यार यही सही है। इन्होंने एक दिन और बोला था, उस दिन नहीं बोल पाया था, आपने कहा चुनावी धांधली में इंदिरा गांधी को बता। और क्या झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों? चुनाव में तो सुन तो लीजिए, एक एजेंट जिनको सरकारी तनख्वाह मिलती थी, धांधली चुनाव को नहीं थे। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, कोई रिगिंग नहीं हुई थी, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई थी, कोई उस दिन तक पैसे नहीं बांटे गए थे, कोई गुंडे नहीं हुई थी, कोई फर्जी वोटिंग नहीं हुई थी। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए, टेक्निकल मामला था, सुनिए, अरे बीच में नहीं, एक टेक्निकल मामला था। चुनाव का एजेंट कोई स्टाफ या सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता है, गलती से जानकारी बगैर जो भी रीजन हो वो बने थे, इसलिए हुआ था। कोई जो भी हो, यशपाल कपूर, जो भी हो, सीधे चुनावी सभा। अरे हाँ, अरे सुनिए, प्रधानमंत्री का अरे सुनिए, इस्तीफा भी दिया था, सुन लीजिए, इस्तीफा भी दे चुके थे वो। सुनिए, हम उसमें नहीं जाना था, आपके झूठ को उजागर करना था। सुनिए, आप बता रहे हैं भ्रष्टाचार, जिसको जिसको आप, हमारे प्रधानमंत्री आपके भी हैं, कहते थे ये 20,000 करोड़ का घोटालेबाज है, 40,000 करोड़ का है। 40 लोग हैं जिनके पीछे देश की सारी एजेंसियां रोज उनके ग्रिल कर रही थी, बुला रही थी, पूछताछ कर रही थी, पकड़ने की बात कर रही थी। वो सब बीजेपी में आ गए और सब मंत्री बन गए, सबसे जांच पड़ताल खत्म हो गई, क्योंकि भ्रष्टाचार भाजपा का शिष्टाचार है। मेरे साथ आ जाओ, शिष्टाचारी हो जाओगे, बाहर रहोगे तो भ्रष्टाचारी होगे। मोदी जी जिसको बोलते थे उसको इन्होंने अपने पार्टी में ज्वाइन करा के उसको अपना डिप्टी सीएम सब कुछ बनाया। आदर्श की बात ये करेंगे, आदर्श की बार बार मैंने कहा है। सुनिए, रोहनिया का जिक्र छूट गया, रोहनिया का लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी, अभी रोहनिया आया नहीं। पॉइंट जो आप झूठ बोल रहे हैं वो लिखा हूं। रोहनिया को
90,000 रोहनिया को कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश डिपोर्ट किया था। 11 साल से ये हैं, 4,000 भी नहीं कर पाए। पार्लियामेंट का जवाब है। ठीक है आशुतोष जी जल्दी से माइक उठाइए। लेकिन लड़के चुनाव जीतकर ही आपको लोकतंत्र में अगर बदलाव करना है, ये चुनाव आयोग की गलती, उसकी गलती, अब तो इसकी आदत हो गई। जहां जहां पे हारते हैं वही यही तरीका होता है। कर्नाटक में सब कुछ ठीक रहता है। सवाल है कि आपको चुनाव लड़ना होगा, आपको चुनाव में बीजेपी की रणनीति को पछाड़ना होगा। वैसी ताकत झोंकी थी क्या विपक्ष ने? फ्रेंडली फाइट, ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है भाई? वोट काट रहे हो एक दूसरे का 10 सीट पर, जहां एक एक वोट के लिए लड़ाई है। देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रेटरिक्स हो रही है, इसमें सबसे दुखद पहलू यह है कि बिहार की स्थिति इतनी खराब क्यों है कि अगर वो एक इंडिपेंडेंट देश होता तो दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश होता। उस देश के अंदर जिसके बारे में कहा था फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उस देश में एक ऐसा भी प्रदेश है जो अपने आप में दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश है। उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में पहले 6% होता था, 1990 में 4% होता था, आज 2.56% है। जहां सिर्फ 4% लोग ऐसे हैं जो 50,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। 6% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। 96% वो लोग हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है, 2 व्हीलर भी नहीं है। और उन लोगों में सबसे खराब स्थिति उनकी है जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। इस पर चर्चा नहीं हो रही, कहीं चर्चा आप नहीं, क्यों नहीं हो रही चर्चा? नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्या पर कैपिटा इनकम में वो 2 पायदान भी ऊपर नहीं ला सकते थे अपनी सरकार को? 2 पायदान, क्या 6% से ग्रेजुएट की संख्या बढ़ा के 20% नहीं कर सकते? और ये जो रिप्रेजेंटेशन है बीजेपी का नहीं होती। ठीक है, एक बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर रेटरिक्स से बात करते हैं। आशुतोष जी से ही विचार कर लेना चाहिए था। काहे एसआईआर पे चर्चा करें? इस पॉइंट पे काहे नहीं चर्चा की मेरे भैया? और उसके बाद मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं भाई? जाके इमारतें शरिया का कार्यक्रम कर रहे हैं। सुधांशु जी, आप मेरे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं भैया? मेरे नजर में तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही कैसी है। आपके जैसे विश्लेषक से उन्हें विचार लेना चाहिए था, मगर वो जाके मलेशिया और कोलंबिया के विश्लेषकों से विचार लेते हैं। ये समस्या हो जाती है। सुधांशु जी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। क्या 6% लोग ग्रेजुएट हैं बिहार के अंदर? सच्चाई है या नहीं? क्या 4% लोगों की आबादी 50,000 से ठीक है, उसी का जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं। अच्छा बताइए, बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी थी जब हम आए? अरे सर, यही तो पढ़े लिखे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं। उस वक्त भी सबसे अंतिम पे था, आज भी सबसे अंतिम पे $833। ठीक है, आप लगातार मत बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूं, बिहार की पर कैपिटा इनकम 6,700 रुपए थी, आज 69,000 रुपए हुई है, 10 गुनी बढ़ी है। तेलंगाना की कितनी बढ़ी है? सर, आप तेलंगाना कितनी बढ़ी है? आप टर्न पे बोलिए। और इतना ही नहीं था, मैंने जैसे बोला बिहार में एक चुनाव ऐसा नहीं था। बता दो कितना है भैया, बिल्कुल सुनिए तो। बिहार में माइक के बिना आवाज नहीं जाती है, तो रुक जाइए। देखिए, दूसरा, बिहार में पता है केवल 22% बिजली का कवर था और बिजली आती थी केवल 3 से 6 घंटा। मैं उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं, लोगों को याद होगा 2005-6 के आसपास जिन लोगों ने अपने घरों में, जिन्होंने दुकानों में जनरेटर रखे थे, 20 रुपया मोबाइल चार्ज करवाने का लेते थे, क्योंकि बिजली तो आती नहीं थी। तब नोकिया का मोबाइल होता था, एक बार चार्ज करा के 2-3 दिन चल जाता था। वहां से लेके आए। बताइए, बिहार में कोई आईआईएम था? नहीं। आईआईटी थी? नहीं। एम्स था? नहीं। केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, वो भी 1990 से पहले बने हुए। लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में कोई नहीं था। आज 15 हो चुके हैं, 22 और बन रहे हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज पटना में एम्स है, दरभंगा में एम्स बन रहा है, और इसके साथ आईआईएम गया हो गया है, आईआईटी पटना है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और 4 जगह मगर कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं, वो बिहार जहां की लड़की के लिए अपनी जान और सम्मान की रक्षा का सबसे बड़ा सवाल होता था, आज बिहार महिला रिप्रेजेंटेशन पुलिस में भारत का सबसे अधिक महिला रिप्रेजेंटेशन वाला राज्य है। 10 सेकंड बिजली वाले, सिर्फ 10 सेकंड। देखिए, जो हमारे सारे बच्चे यहां बैठे हुए सब समझदार लोग हैं। रिलेटिव डेटा होता है, पर कैपिटा जो पावर अवेलेबिलिटी है, ऑल इंडिया पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी है 1221 किलोवाट। मालूम है बिहार में कितना है? मालूम है? कोई गेस कर सकते हैं आप लोग? 373.4, 1/4। तो यही तो चैलेंज है कि उसके बावजूद अखिलेश जी आप पर भरोसा लोग क्यों नहीं करते हैं? उसके बावजूद आप क्यों नहीं विकल्प बन पाते हैं? यही तो सवाल है। एक दो झूठ और बता दूं। इन्होंने बता दो अभी इन्होंने कहा कि बिहार में 30% बिजली थी,
22 नहीं यार, सुनते भी नहीं हो भाई। वही जो बड़े हम होके बढ़ा के बताओ बता रहे हैं, सुन लीजिए। इन्हीं के आदरणीय प्रधानमंत्री जो मेरे भी हैं, जब प्रधानमंत्री बने थे, लाल किले से भाषण में कहा था इस देश में हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। सिर्फ 18, अरे सुनिए 2030, अरे सुन तो लीजिए, अरे तो कांग्रेस, अरे फिर बोले आप, अरे 2005 बोला था भाई, आप प्रधानमंत्री जी को 14 में किया, किसने किया? झूठ ये बोल रहे हैं, पकड़ लिया गया। बीच में ये बोलते झूठ पकड़ा दो, शोर मचाओ भैया, हमने तो अरे सुन तो लो। इनके प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कांग्रेस की ग्रामीण विकास विद्युत योजना ने बिजली हर गांव हर घर पहुंचाया। और सिर्फ मोदी जी ने लाल किले से बोला था सिर्फ 18,000 गांव बचे हैं। ये मोदी जी का बयान। कांग्रेस ने पहुंचाया, बोला ना, बोलो। लाल किले से बोला ना, कांग्रेस ने पहुंचाया। मेरे फिर झूठ, प्लीज सुनिए बोलिए, बोला था। चैलेंज करता हूं, अरे रुकिए, मैं आपकी बात, अरे सुनिए तो, अरे सुनिए तो, अरे बोले कांग्रेस का नाम लिया ये चिल्ला कुछ भी बोल रहे हैं, चिल्ला के अपना कांग्रेस ने बोला था मैं अपना बयान वापस लूंगा, नहीं तो आप वापस लीजिए। अखिलेश जी, कांग्रेस ने पहुंचाया, झूठ, ये गलदोदई बेमानी। अखिलेश जी सुनिए, अच्छा सुनिए, एक सेकंड। पर आप सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रहे ना। मतलब साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, समझ सुनिए ना, इन्होंने ये किया, ये वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? 1 सेकंड में दे रहा हूँ, सुनिए। अपनी स्ट्रैटेजी इन्होंने तो बताइए। मोबाइल चार्जिंग का जिक्र किया। कांग्रेस के समय 20 रुपए में मोबाइल रिचार्ज होता था। गरीब से गरीब घर के लोग, अरे रुकिए बीच में, अरे रुकिए भाई, फिर वो चिल्लाने लगे। आज मिनिमम 400 रुपए का होता है, 400 रुपए का मोबाइल चार्ज होता है। और वो भी, अरे सुनिए, अरे तो मैं ये भी, हाँ ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने लूट किया है। 20 रुपए की, अरे यार ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो है, देखिए, चोर मचावे शोर। मैं ये कह रहा हूं कि जो मोबाइल 20 रुपए में रिचार्ज होता था, जिसका महीना 30 दिन का होता था, वो इनके हुकूमत में, गरीब की बात, महंगाई पे आपको हंसी आएगी, क्योंकि आपके साहब 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं ना, करोड़ों के सूट में घूमते हैं, पहनते हैं ना, तो गरीब के मोबाइल पे आपको हंसी आएगी कि गरीब का बेटा, का कौन सा जहाज होता है? का बेटा जो विदेश रहता है, फोन से बात करके अपने बेटे से हाल चाल ले लेता है, वो 400 भराता है, उस पे आपको तो हंसी आएगी। अखिलेश जी, मैं वापस आपको टाइम दे रही हूँ। अडानी अंबानी के लोग हैं, अपना है, गरीब के लोग होते आपके हैं। नेताओं की गरीबी हम लोग जानते हैं, आपके नेताओं की गरीबी तो सब जग जाएगा। एक सेकंड, अपनी स्ट्रैटेजी तो, मतलब बीजेपी पर ऐसे लिखना बंद कीजिए, अपना बताइए। आप चक्कर क्या है कि आप सुनती नहीं। मैंने पहले ही कहा कि अगर आप हमें ईडी, ईसी, सीबीआई, सत्ता, मीडिया, ये पैसा आपको चुनाव दे लड़के दें, जीत कर ही आपके साथ ये तमाम संस्थाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, चुनाव तो जीतना होगा ना। जीतने की स्ट्रैटेजी क्या है? पूछ रही हूं, सुधांशु जी, सवाल ही नहीं सुन रहे आप। सुधांशु जी, मैंने 2 बार का फिर कह दे रहा हूं, सुधांशु जी और आप दोनों लोग ये यहीं से ऐलान कर दीजिए कि अब जो चुनाव होगा उसका 50% वीवीपैट गिना जाएगा। बोलिए सुधांशु जी, क्या एतराज है? कोई एतराज नहीं है? लिखित में दीजिए, लिखित में प्रेजेंटेशन दीजिए। अरे भाई लिखित में दे नहीं रहा आदमी और आके हल्ला मचाना शुरू कर देता है। अभी लो अरे भाई हमारे क्या लिखा होता है? अरे लिखित में चुनाव आयोग को दीजिए भाई। बोलो गजब है भाई, बोलो। अब सुनिए, बोलो। संगीत इनकी बात का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ बच्चे बैठे, अगर किसी को गिनवाएंगे। अच्छा अखिलेश जी, अब हो गया। अखिलेश जी अब सुनिए, ये जानते क्या बोल रहे? देखिए कैसी बुद्धि है, गजब। जैसे किसी बच्चे को लगे कि मेरे नंबर कम आए तो क्या तरीका है, स्क्रूटनी का फॉर्म भरो, कॉपी रीचेक होगी। ये क्या कहते हैं, फॉर्म अब थोड़ी भरना है, मैंने कह दिया बस काफी है, ये ले अभी मैंने दे दिया। ऐसे नहीं भाई, इलेक्शन कमीशन को जमा करो, इलेक्शन के यानी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी को, तब जाके चेकिंग होगी। जल्दी से संगीत रागी। और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पे स्क्रूटनी फॉर्म ही भरना पड़ेगा, बयान देने से काम नहीं चलेगा। देखिए अंजना जी, कम से कम तेजस्वी को बेचारा कम से कम अच्छा कर रहा था, लेकिन राहुल जी जींस और टी शर्ट पहना करके उसको अपने साथ डुबा दिए। वीआईपी वाले को भी डुबाए। जैसे एक नारा हुआ करता था, एक गाना था, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाएं। तो कांग्रेस पार्टी को लगा कि तालाब में कूद जाएंगे तो मछली क्या, वोट क्या, सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकर के पूरी पार्टी को ही डूब गए।
आज तक इतना बुरा कंडीशन नहीं रहा। गरीब का मजाक उड़ाना, जो मछुआरे मछुआ के अपना खेत वो उनकी अर्निंग है, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। की अर्निंग है, उनका ये मजाक उड़ा रहे हैं। गरीब के साथ अगर साथ दे दिया तो सुल्तान को पसंद नहीं है, क्योंकि गरीब के साथ आपको नहीं दिखना चाहिए। अंजना जी, गरीब के साथ ये आप वही कर रहे हैं फिर। अंजना जी बोलिए, हारे क्यों? इसलिए कि जब यहाँ चुनाव की तैयारी चल रही थी तो साहबजादे कोलंबिया में बैठे हुए थे, और जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, सेकंड फेज का प्रचार था, तो जा करके कहां पर काम कर रहे थे मालूम है? मध्य प्रदेश में अपने डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप ठीक कर रहे थे, आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे थे। ठीक वैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो हमारे मोदी जी बर्थडे मना रहे थे। अरे बता दीजिए, गलत बात है प्लीज। भाई ऐसा है हाथ उठाइए, मैं आऊंगा। ऐसा है कि राहुल गांधी अपरिपक्व नेता हैं। अपरिपक्व, राजनीतिक अपरिपक्वता इतनी है कि उनको यह समझ में ही नहीं आती है कि हमको क्या करना चाहिए। और जब जनता से आप कटे होते हैं तो आप यही होएंगे, आप जॉर्ज सोरेस के एजेंडे को यहां लाएंगे, कोलंबिया से लेकर के आएंगे। जब आप 5 स्टार और 7 स्टार के रहेंगे ना, चलते रहेंगे ना, तो आपको जमीन की धरातल आपको समझ में नहीं आएगी कि बिहार की सच्चाई क्या है। इसीलिए आपके पास क्षमता थी क्या? आज चुनाव में आप कह रहे हैं कि गड़बड़ी थी। अरे भाई, पिछला चुनाव में कितने % आपको वोट आए थे? 7% के आसपास वोट आए थे। उससे पहले कितना? आप दहाई तो परसेंटेज, आपकी हैसियत नहीं है बिहार के चुनाव में लड़ने की। हार जाते हैं तो फूफा की तरफ रूठे हुए हैं। अरे भाई, तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री के तौर पर आप प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, आपकी हैसियत क्या थी? लेकिन राहुल गांधी को था नहीं, तो मैं तो शाहजादे हूं, मैं तय करूंगा, मुझे इतनी सीटों पर। आपकी कितनी सीटों पर जमानत जब्त हो गई है पता है? आज आप दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होकर के भी एक क्षेत्रीय पार्टी की तरह बिहेव करना लगी है। और भारतीय जनसंघ जब क्षेत्रीय दल तक उसका अस्तित्व था, राष्ट्रीय पार्टी थी, तब भी वो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थी। वही उसके बढ़ने का कारण है और यही इनके पतन का कारण है। एसआईआर जब नहीं भी हुआ था तब अपना वोट परसेंटेज देखिए बिहार में। जल्दी से खत्म कीजिए। आशुतोष का स्टैटिस्टिक्स इतना पुअर है, इनको पता है कि जिस ओबीसी के बारे में कहा, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर किस जाति के पास है आपको जानकारी है? 55,000 ट्रैक्टर किस जाति के पास है? यादवों के पास है। जो 3 व्हीलर है किसके पास ज्यादा है? जिन्हें आप ओबीसी कैटेगरी बोलते हैं, वो ओबीसी के पास आज के दिन में वो संपन्नता आई है। ये बिहार बदला है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि 30 लाख लोगों को घर दिया गया है, ये ऐसे ही नहीं दिया गया है। क्योंकि राहुल गांधी ओबीसी को तो मंत्री भी बनाया गया है, 2 उसमें से यादव है, 2 यादव समुदाय से जिनको मंत्री बनाया गया है, 2 यादव। राहुल गांधी के साथ ये भी कोलंबिया घूम करके आए थे। देखिए, मैं अखिलेश जी भी बोलेंगे ना जल्दी। अब ये प्रोफेसर पता नहीं किस यूनिवर्सिटी को, मुझे मालूम नहीं है कि सब्जेक्ट वही प्रोफेसर है उसी यूनिवर्सिटी में जहां राहुल गांधी जो है शर्मनाक डेटा ये है खेल कोटा पर एडमिशन लिए 0.13% लोगों के पास ट्रैक्टर है। 0.13%। इस हालत में आपने बिहार को पहुंचा दिया। ठीक है, इस हालत में राहुल गांधी पर सीधा हमला कर। जल्दी से जवाब, जल्दी से। दूसरी चीज, बिहार के अंदर जो ईबीसी है, उनकी आबादी है 36%। आज कैबिनेट में जगह कितने को मिली है? सिर्फ 5। अच्छा सुनिए, सिर्फ 5। अखिलेश जी बोलिए। सुनिए, एक मिनट मेरे भाई सुन लीजिए। 5। सुनिए, देखिए अभी आप ईबीसी का वोट लेते हैं, आप ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, और कितने अपर कास्ट के लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 101 में 49 को वोट दिया। एक मिनट देखिए, ये हमारे भाई हैं, इनको मैं खाम खा कहता हूँ। न अकाउंटेबिलिटी न रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जहां से ये आते हैं, सोनिया गांधी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्या जब मनमोहन सिंह को हाँकते थे? जब मनमोहन सिंह को हाँकते थे 10 जनपद थे, तो सोनिया गांधी की अकाउंटेबिलिटी थी क्या? सोनिया गांधी की थी अकाउंटेबिलिटी क्या? अरे मैं तो इस कम से कम देश का एक स्वाभाविक नागरिक हूँ, वो तो वो नेचुरलाइज्ड। मिस्टर रागी प्लीज, मिस्टर रागी लेट हिम कंप्लीट, जल्दी पूरा कीजिए। टिप्पणी किया इसलिए मैंने टिप्पणी किया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का फोबिया इनको आपको दिखा। सवाल का जवाब दीजिए ना। कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं आप लोगों को वादा दिलाता हूं, और याद रखिएगा, ये कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए गुणगान गाते। अरे मैं राहुल गांधी को काहे को गुणगान करूंगा भाई? दरबारी संस्कृति का मैं नायक नहीं हूं। मैं दरबारी सरकार होती है, इसमें नहीं हुई है। ये कांग्रेसियों की पैदाइश
होता है इसलिए दरबारी संस्कृति में। ये उस संस्था ये कैसे बोल सकते हैं ये बात? अवनी जी हमला कर रहे हैं तो फिर वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अपने टॉपिक पे आइए ना सर। वही मैं संगीत रागी क्या कर रहे हैं, इससे किसका इंटरेस्ट है? मेरा तो नहीं है, आपका है इतना। आइए टॉपिक। ये सही बात आपने की, यही तो मैं भी कह रहा था। आइए। अच्छा है, आप कहीं तो हाँ में हाँ मिला रहे। चलिए जवाब दीजिए। एक मिनट में एक चीज बोल। देखिए भैया झूठ देखिए, सवाल ये है अंजना जी कि आज के तारीख में रोजी रोजगार, पूरा चुनाव को, पूरे देश को चुनाव में बांध करके रोजी रोजगार, काम धंधा, इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था और जो तमाम उद्योग धंधे हमारा दुनिया में क्या स्थिति है, उस पे बात न होने पावे, न ध्यान जाने पावे। दिन भर चुनाव लड़ो, चुनाव जिताओ, चुनाव बात करो। दिल्ली में प्रदूषण है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। प्रदूषण मंत्री बंगाल में बैठ के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मंत्रालय यहाँ कि कुछ निजात जाओ। मंत्रालय है, आपने सुना है? प्रदूषण मंत्रालय आपने सुना है क्या? अरे भाई, प्रदूषण मंत्रालय आपने सुना है? आप अपने चेक कीजिए जरा सा, चेक कीजिए कि प्रदूषण मंत्रालय यदि है तो बताइए जरा सा। देश को जानने का अधिकार है या नहीं कि प्रदूषण मंत्रालय कहाँ पर? डिस्टर्बिंग एलिमेंट पहचान लिया आप लोगों ने ना? ये देश को डिस्टर्ब करते हैं। मंत्रालय कहाँ नोटिफाई किया हुआ है? बता कौन मंत्री? मंत्री का नाम बताओ। नाम बताओ भाई। बंगाल में जाकर के बस। अरे सुनिए, देश में प्रदूषण का इतना बुरा हाल है, लेकिन कोई प्रदूषण मंत्रालय नहीं बना पिछले 11 सालों में। देखिए मेरा सवाल ये है, विपक्ष से मेरा ये सवाल है कि जो पूरी दुनिया में चल रहा है, हमारे पड़ोस में चल रहा है, हर एक कंट्री के साथ ये हो रहा है कि पहले उनकी इलेक्शन व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे, फिर उस कंट्री में कू हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा। तो क्या अपोजिशन का यही मुद्दा है कि भारत में तख्ता पलट करना है उन्हें, कि पहले ईडी पे सवाल उठाते हैं, फिर मीडिया पे भी सवाल उठाते हैं, जबकि तुम पर सवाल उठाएंगे? हाँ वही है। ज्ञानेश कुमार से कोई रिश्ता? नहीं कुछ नहीं। बेचारा डर गया। मैं सोचा पूछ लो, बेचारा फंस जाएगा बाद में। अखिलेश जी, आप ही से मुखातिब था बच्चा। वो ध्यान में नहीं था वो। चलिए 2-3 सवाल और लेते हैं। आइए जल्दी आइए मैम। मैम मेरा सवाल ये था, जैसे कि इलेक्शन पास आ चुके हैं तो इसी टाइम पर मतलब क्यों अकाउंट्स में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं? आ चुके हैं अब तो, इलेक्शन के टाइम में उस वक्त पर दिया था कोई लड़की। आइए मैम, मेरा क्वेश्चन त्रिवेदी सर से है कि इस साल इलेक्शन के टाइम पे माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू था, तो अब जैसे कि आप मेजॉरिटी नंबर से जीत चुके हैं, तो अब आप उसको रोकने के पलायन का रोड मैप क्या है? आपका पलायन का रोड मैप क्या है? चलिए जवाब दीजिए आप। जब हमारी सरकार आई थी 13% पलायन रेट था, अब 2% पलायन रेट है। और अब जब वहां के ऊपर शिक्षण संस्थाओं से लेके मेडिकल कॉलेज और अन्य चीजें उपलब्ध हो रही हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उस पर नियंत्रण होगा। मगर मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस कह रही है कि साहब हम तो बहुत जबरदस्त जीत जाते, मगर हमारे पास तो इन्होंने गड़बड़ कर दी। तो अब मैं एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं। आज से नहीं, पिछले 35 साल से इनकी बिहार में क्या स्थिति। 1990 का चुनाव, ये 71 सीटें जीते, 24% वोट और 103 पे जमानत जब्त हुई। 1995 में 29 सीटें जीते, 16% वोट, 167 पे जमानत जब्त हुई। सन 2000 में ये 23 सीटें जीते, 11% वोट, 231 पे जमानत जब्त हुई। उसके बाद 2005 में 9 ही सीटें जीते, खैर लड़ाई नहीं थे ज्यादा। 2010 में 4 सीटें जीते, 6% वोट, 219 पे जमानत जब्त हुई। मेरे भाई आपका वोट था कहां जो आप कह रहे चोरी हो गया? मतलब फटक चंद ना लुटिया ना थारी, फिर भी हमने बाजी मारी। गजब दिखाई। और इन्होंने बता दिया। अरे मेरे भाई, उसके बाद आप ही लोग का टाइम है, आप ही दोनों है। आप लोगों ने सुना होगा एक अश्वमेध का घोड़ा, जहां जाता था वहां जीतता चला जाता था। अब पता नहीं राहुल गांधी जी क्या हैं अश्वमेध के, मगर जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित करते चले जाते हैं। और उन्होंने जो छलांग लगाई थी नीचे, उसके लिए मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूं। पुराना है, खुसरो का शेर है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबगा और जो डूबा वो पार। तो मैं कहना चाहूंगा, भैया जलवा मोदी का, तुम न समझे उसकी धार, और जो छिटका सो डूबगा, जो साथ हवा वो पार। चलिए अब वाह क्या कर रहे हैं आप? तो पूरा आर्टिकल लिखे हैं, मोदी हैज फाउंड हिज मोजो अगेन। आशुतोष जी ने पूरा आर्टिकल लिखा है, व्यूज के लिए शायद लिखा होगा, क्योंकि यही कैप्शन दिया है कि बिहार के नतीजों से मोदी हैज गॉट हिज मोजो बैक। अब आप इनकी बातों का जवाब दीजिए आशुतोष जी। कि बिहार में हम कितने पुअर परफॉर्मेंस दिए विधानसभा में। हाँ देखिए, हमारी निष्पक्षता, हम सत्ता में थे
लेकिन एको बूथ जीत के एको बेईमानी नहीं किए, हार गए। हम दिल्ली में सरकार में थे, चाहते तो अरे बीच में मेरे भाई बीच में इन्होंने खुद उदाहरण दिया, साक्ष्य दिया। अरे सुन लीजिए, सुन मतलब कुछ नहीं था ना। प्लीज एक मिनट भैया, आप बोल चुके हैं ना। अगर हम चाहते तो बेईमानी करके जीतते कि नहीं जीतते? नहीं किया मैंने, ये बता रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, जो भी जीता हो, जो हम अपने मेरा काम किया, लेकिन हमने अपने लिए बेईमानी नहीं की, मैं ये बता रहा हूँ। दूसरी बात, हम हरियाणा में प्रूफ मांगते रह गए वोटिंग के होने के 10 ही दिन के अंदर नियम बदल दिया, चुनाव आचार संहिता का नियम ही बदल दिया कि अब नहीं देंगे, हम रखेंगे नहीं। महाराष्ट्र कहा कि भैया 65 लाख वोट कैसे अचानक बढ़ गए आपके 3 दिन बाद? जब हाथ से लिखा जाता था, ईवीएम से वोट नहीं था, तब जो बताया जाता था शाम को 8-9 बजे उतने वोट रहते थे फाइनल तक। अब 3 दिन 4 दिन बाद 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख वोट बढ़ जा रहे हैं। और जो चीज प्रिस्क्राइब था हरियाणा का, महाराष्ट्र का, वो दस्तावेज नहीं दे रहे, नियम बदल दिया। सीईसी के सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, कानून नया बना दिया, उनको बाहर कर दिया। कभी नहीं होता थे। अरे सुन तो लीजिए, ये भी गलत है, ये भी सरासर झूठ है। अरे सरासर झूठ है, सरासर झूठ, अरे सरासर झूठ। सोनिया गांधी के दरबार में बैठने वाले लोगों को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया करते थे। गांधी परिवार की चाकरी करने वाले लोगों को आप इलेक्शन कमिश्नर बनाया करते थे। शोर बातें और लड़िए, और चोर मचावे शोर, चिल्लाइए, सब चिल्लाइए, चोर मचावे शोर, वोट चोर, गद्दी चोर, दर्शकों को समझना है, इतना चोर गद्दी चोर, शोर मचा रहे हैं। इससे नहीं कुछ होगा भाई। आपने जो चुनाव नारा तो आपका फूस हो गया सर। कोई नारा फूस नहीं होता है, लूट रहे हो कब तक? चलिए आशुतोष जी, हाइड्रोजन बम अभी बचा हुआ है। नहीं, हमारे ख्याल से जनसंघ का भी परफॉर्मेंस एक बार देख लेना चाहिए। मैं पढ़ के बोल देता हूँ। 1952 में जनसंघ को 3 सीट, 1957 में 4 सीट, 1962 में 14 सीट, 1967 में 35 सीट, 1971 में 22 सीट, और जनता पार्टी जब 1980 में थी 31 सीट, 1984 में 2 सीट। तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी बहुत खराब नेता थे? या दीनदयाल उपाध्याय बड़े खराब नेता थे? या लाल कृष्ण आडवाणी बड़े खराब नेता थे? हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज आडवाणी जी के लिए कहा क्या? आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल